Hello guys and welcome back to the channel. तो this is our next video related to UPSC जिसमें हमारा फोकस है to devise simple ways to understand what is the exact requirement of UPSC prelims. ठीक है, introducing me, I have written 2 mains, I appeared for 3 prelims, I cracked 2 prelims, काफ़ी easy, काफ़ी अच्छे margin से. Only reason was I had a very good hold on static and current affairs मैं फिल्टर करके पढ़ता था. प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ कि वी हैव मार्केट में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के मैगजीन्स हैं. वी आर सफरिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ प्लेंटी. इतने ज़्यादा है कि पता ही नहीं है कि कौन से चुनने हैं. जो चुन भी लो उसमें पता ही नहीं है कि कौन से करने हैं, क्या करने हैं, कितने डेप्थ में करने हैं और इससे आ क्या सकता है. दिस इज़ द क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस वीडियो सीक्स टू एड्रेस ऑल दोज इशूज़. बहुत बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से हम काम करेंगे. तो इसमें आई हैव स्टार्टेड विद द मोस्ट पॉपुलर विजन PT365. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद पॉलिटी. सब्सिक्वेंटली जितने भी PT365 है वो सारे मैं ही कराऊंगा. बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी तरीके से कराऊंगा. ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज दिस इज़ अ जुडिशियल इनोवेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे कोई कंसेप्ट ही नहीं था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का. ठीक है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ? दिस ओरिजिनेटेड ड्यू टू द टसल बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इशू था उससे ये राइज हुआ ना. 2020 या 2021 में यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर रिटन भी नहीं है. ठीक है, नाउ सी इशू क्या हुआ था. तो बेसिकली देयर इज एन आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है. आर्टिकल 13 सेज एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड. जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी ऐसे लॉ पास करती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट इशू वाज AK गोपालन केस. तो AK गोपालन केस वाज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन केस. नेक्स्ट वाज शंकरी प्रसाद एंड देन सज्जन सिंह. तो ये 3 केसेस थे. ठीक है, इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट गिव अ रूलिंग पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. तो इन तीनों में इशू क्या था? इन तीनों में इशू ये था कि पार्लियामेंट वाज अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, व्हाई वाज पार्लियामेंट अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स? तो देखो इसके पीछे का बैक स्टोरी इतना है कि व्हेन नेहरू जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर उस समय देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी. देयर वाज इलिटरेसी, देयर वाज पोवर्टी, देयर वाज हंगर, देयर वाज एवरीथिंग. ठीक है, तो नाउ नेहरू वांटेड कि इन सबका अगर एक साथ इतने बड़े पॉपुलेशन को डेवलप कराना है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होगा. ठीक है, तो नेहरू वाज मोर फोकस्ड ऑन DPSP कि DPSP इम्प्लीमेंट करवाने हैं हमें. ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको चाहिए ज़मीन. ठीक है, तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 31 वो अब नहीं है. तो आर्टिकल 31 से राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट. तो बेसिक इशू ये था कि गवर्नमेंट अगर किसी से लैंड एक्वायर कर रही है तो वो इंसान कुड टेक, दैट पर्सन कुड टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट की राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट. गवर्नमेंट इफ इट इज एक्वायरिंग माई लैंड इवन आफ्टर गिविंग मनी दैट इज अ वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट. तो ये सारा इशू चल रहा था. ये सारे, उसके अलावा सेसेशनिस्ट टोन्स बहुत ज़्यादा थे गवर्नमेंट में, मतलब इंडिया में उस वक्त. तो इन सारी चीज़ों को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट केम आउट विद न्यू एक नया शेड्यूल आया, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से. 9th शेड्यूल क्या कहती थी कि एनी लॉ विच इज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल वुड बी आउट ऑफ द स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू. तो लैंड एक्विजिशन के जो लॉस थे उन्हें 9th शेड्यूल में डाला गया और उसके अंडर फिर लैंड एक्वायर किए जा रहे थे क्योंकि उस पर जुडिशियल रिव्यू के वो बाहर थे. तो दिस मैटर वेंट टू द कोर्ट जहाँ पे कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. तो टिल 1965 द सुप्रीम कोर्ट सेट की ठीक है भैया पार्लियामेंट इज सुप्रीम. देन आया 1967 का गोलकनाथ केस. गोलकनाथ केस में क्या हुआ? गोलकनाथ केस में कोर्ट ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया. इट सेड कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, तो ऊपर देखो, ऊपर दे सेड पार्लियामेंट कैन इंक्लूड फंडामेंटल, यहाँ पे दे सेड दे कैन नॉट अमेंड एनी फंडामेंटल राइट्स. एंड इट ऑल्सो सेड दैट आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट. तो अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि पार्लियामेंट कुड डू नथिंग. ठीक है, देन अगेन 1971
1971 में द गवर्नमेंट केम अप विद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर विच दे सेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। तो बेसिकली यहाँ पूरा फंडा क्या था, ये पूरा इशू ये था कि आप जो लॉ बना रहे हो डेट इज वायलेटिंग माई फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट सेड कि चलो हटाओ इन सारी चीज़ों को, लेट अस रिमूव, लेट अस टॉक अ वेरी सिंपल थिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड कर रहे हैं ना वो लॉ नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि वो लॉ नहीं है तो वो आर्टिकल 13 से रिलेटेड ही नहीं है, तो नाउ पार्लियामेंट कुड डू एनीथिंग एंड पार्लियामेंट अगेन केम आउट विद अनदर amendment 25th constitutional amendment act where they said that there should be precedence of DPSP over fundamental rights. Now see 1971 में our prime minister was श्रीमती इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी had good relations with Russia, ठीक है। तो इंदिरा गांधी wanted India to develop on the same line की जो रशिया में जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट था, ठीक है, जो सोशलिज्म था रशिया में। इनफैक्ट इवन इफ यू सी ड्यूरिंग दिस टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर was श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, ठीक है। तो पंडित जी का भी सेम कंसेप्ट था कि जो डीपीएसपी है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी हैड द सेम कंसेप्ट, सोशलिज्म आना चाहिए, तो दे वर गिविंग मोर प्रेफरेंस टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगेन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज curtailed with due compensation and took away scope of judicial review for article 39B and 39C, ठीक है। दिस वाज द फंडा। तो अब यहाँ पे लेजिस्लेचर इज डूइंग वन थिंग, जुडिशरी इज डूइंग अनदर थिंग एंड अनदर वाज 1971 में फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर लिमिटेड, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे शी सेड की फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन यहाँ टिल 1965 it was fundamental rights can be amended by the constitution. 1967 it was said they cannot be amended. Again 1971 में legislature said that they can be amended. इन सारी चीज़ों को कंपाइल किया गया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती में क्या कहा गया, केशवानंद भारती में कहा गया कि ठीक है ये जो आप कह रहे हो आप, जस्ट अ सेकेंड, तो केशवानंद भारती में इट वाज सेड कि ये जो है आपने कहा है ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सही बात है। सो दिस वाज एक्सेप्टेड कि हाँ चलो ठीक है दिस इज नॉट अ लॉ। तो बेसिकली द थिंग वुड हैव बीन कि ठीक है तो पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, बट सुप्रीम कोर्ट केम आउट विद अनदर राइडर। वो जो कंसेप्ट था दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करोगे वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अफेक्ट करता है तो वी विल डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी जुडिशरी बताएगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो बेसिकली जुडिशरी सेड इन अ वेरी सिंपल tone कि you can amend any part of the constitution, you can also amend the fundamental rights, but it should not affect the basic structure. Basic structure is defined by the judiciary on a case to case basis, ठीक है। तो parliament can amend the fundamental rights subject to the basic structure of the constitution. Now let us see, it was petition against the compulsory acquisition of land by the Kerala government. तो basically Kerala government acquire कर रही थी because right to property was a fundamental right, so this went to the Supreme Court, ठीक है। लार्जेस्ट बेंच एवर 13 जज बेंच थी, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इसका आउटकम क्या था, अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच आई सेड, ठीक है। तो ये देखो याद रखना, यूपीएससी कैन एनी टाइम मार्क्स इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द यूपीएससी कैन राइट द जजमेंट द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज डिक्लेयर्ड एट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट वाज अपहेल्ड, ठीक है। केसेस नाम याद रखना क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन। यूपीएससी कैन अगेन आस्क द बेसिक स्ट्रक्चर इज कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नाउ सी दीज सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी कहाँ से आई है, दिस कम ऑन अ केस टू केस बेसिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखती है एंड अगेन कुछ कुछ केसेस के अकॉर्डिंग वो बताते चलती है। तो ये सारी चीज़ों का एक आइडिया होना चाहिए। वी हैव सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
देखो अगेन, SC upheld the 25th and the 29th constitutional amendment except for the part that curtailed its power of judicial review. तो बेसिकली 25th अमेंडमेंट एक्ट में एक और भी क्लॉज था कि एनीथिंग विच इज़ डन टू इम्प्लीमेंट DPSP और फंडामेंटल राइट्स विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो सुप्रीम कोर्ट रिमूव दिस प्रोविजन, ठीक है. बट 25th अमेंडमेंट एक्ट के कुछ पार्ट्स रखे गए थे, कुछ पार्ट्स हटा दिए गए थे. तो एनीथिंग जो जुडिशियल रिव्यू के को रोक रही थी उन पार्ट्स को हटा दिया गया था, ठीक है. It holds that certain fundamental features of the constitution cannot be amended or abrogated by the parliament. ये एसेंस है इस पूरे जजमेंट का, ठीक है. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेट मी शो. देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये याद रखना, ठीक है. ये जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि बेसिकली पार्लियामेंट के जो पावर्स थे उनको रोक दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या कि अगर वो जो गोलकनाथ जजमेंट था उसमें अगर कह दिया जाता कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी फंडामेंटल राइट्स, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो ही नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट दैट वॉज मेड मच आफ्टर मतलब आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिकली सी, जब कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट तो सर्टेन राइट्स रियलाइज किए गए थे. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो रियलाइजिंग वेरियस अदर राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, आज के टूडेज टाइम द न्यू कंसेप्ट ऑफ एनिमल राइट्स हैज़ कम, ठीक है. अगेन जो देयर आर राइट्स फॉर वेरियस अदर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, डिसेबल्ड या जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनके लिए. तो इफ़ यू सी फंडामेंटल राइट्स में डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है. तो अगर इफ टुमारो द गवर्नमेंट थिंक्स कि वी शुड मेक अ स्पेसिफिक क्लॉज फॉर द डिसेबल्ड पीपल, तो गोलकनाथ जजमेंट के अकॉर्डिंग तो वो हो नहीं पाता था और कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन अ फॉसिल, बट दिस मेड कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट. It has laid down several principles that have become the bedrock of constitutional law, ensures that federal structure of the constitution is not undermined. तो फेडरलिज्म को भी सुप्रीम अपर जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, ठीक है. नाउ सी, दिस वाज अगेन, देखो विच आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द अबव पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस स्टेटेड दैट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में दे सेड कि दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो नॉट जस्ट अपर जुडिशरी बट ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट हर स्टेट्स में होता है. देखो सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए होती है. सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है हाई कोर्ट हर स्टेट में एक, और हाई कोर्ट के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस जज कोर्ट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट. तो अगर उसके नीचे होते हैं सिविल साइड एंड क्रिमिनल साइड. सिविल साइड के लिए होते हैं सबऑर्डिनेट जज कोर्ट एंड मुंसिफ कोर्ट. क्रिमिनल साइड के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है? सिविल लॉ में आपको सिर्फ फाइन होता है. क्रिमिनल लॉ में आपको फाइन, जेल या दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अगर कुछ सिविल क्राइम कर रहे हो तो आप किसी के राइट को नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहे हो. बट सपोज आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप उसके राइट टू लाइफ को आपने हर्ट कर दिया, ठीक है. तो वो क्रिमिनल लॉ बन जाता है, क्योंकि द लेवल ऑफ क्राइम यू डिड वॉज मोर, द पनिशमेंट या पेनल्टी यू विल गेट इज मोर. ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है. इस जजमेंट में और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशन. अगेन, जो इंडियन जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड. इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस मतलब कि द अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी आर डेल्ट बाय द जुडिशरी इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं? कलीजियम सिस्टम से. कलीजियम में कौन बैठते हैं? जजेस खुद बैठते हैं. तो दे आर अपॉइंटिंग देमसेल्फ. इनके जो सैलरी होते हैं दे आर चार्ज्ड ऑन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. तो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. इंटीग्रेटेड मतलब का क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब क्या? इंटीग्रेटेड मतलब है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है, ये सारे इंटीग्रेटेड है. मतलब यहाँ पे आपको जो भी आपको डिसीजन मिलेगा यू कैन चैलेंज इट हियर. यहाँ जो मिला यू कैन चैलेंज हियर. यहाँ पे जो मिला यू कैन चैलेंज इन अ अपर कोर्ट, ठीक है. यहाँ का डिसीजन यू कैन चैलेंज इन अ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का डिसीजन यू कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप जाते हो पहली बार और एक 2 जज बेंच ने कुछ डिसीजन दिया, यू कैन चैलेंज दैट इन अ लार्जर जज बेंच, सब 7 जज बेंच. उसके बाद भी नहीं हुआ तो इवन लार्जर 12 जज, 13 जज बेंच.
ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेटेड। जो यहाँ के केसेस है वो आप ऊपर चैलेंज कर सकते हो। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया दैट इज बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का रूलिंग इज बाइंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट मतलब अपना काम ये खुद देख रही है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशरी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स, मतलब कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी में, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इफ यू सी जो अभी एक बहुत रिसेंट बहुत टाइम से इशू चलते आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव वांट्स इट्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक है, वो भी यहाँ पर है। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्या, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपसे यूपीएससी में शायद ही कभी पूछा जाएगा, उसका रीज़न ये है कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी मतलब ये कॉमन है कि ऐसे जनरली ऐसे होता है, ऐसे नहीं भी हो सकते। हर स्टेट में अलग अलग होता है, कहीं पे नाम भी अलग, मतलब कहीं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा आपसे ऑर्गेनाइजेशन, बट ये जो हमें कंसेप्ट बताया वो पूछेगा। क्या पूछ सकता है, ये ज़रूर पूछेगा। Appointment, posting and promotion of district judges are made by the governor of the state in consultation with the high court, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको कंफ्यूज करना आसान है। यूपीएससी क्या पूछ लेगा, यूपीएससी विल आस्क अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर डन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, या दे आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, या दे आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। Again, it can ask appointment, posting and promotion are done by the chief minister aided by the council of ministers. तो नहीं, they are made by the governor. Governor is going to do in consultation with the high court. Consultation, ठीक है। Next, abrogation of Article 370. तो recently, Constitution Bench of the Supreme Court upheld the validity of the Union Government's 2019 decision to repeal the special status of Jammu and Kashmir under Article 370. ठीक है। दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, तो दे वुड नॉट आस्क इन वेरी डीप डिटेल्स, ठीक है। इसका जजमेंट ये था कि अपहोल्डिंग द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 2019 एससी हेल्ड दैट द जम्मू कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सोवेरेंटी, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जब उन्हें वो करना था, व्हेन दे वर आस्क्ड टू जॉइन द इंडियन यूनियन, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो ऑन अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन थ्रू विच ही अग्रीड टू एक्सीड ही स्टेट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। टेम्पोररी प्रोविजंस फिर क्या हुए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वाज प्लेस्ड इन पार्ट 21 टाइटल टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो इसके तो बाकी जो स्टेट्स थे उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। जम्मू कश्मीर को बोला गया एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज, ठीक है। अब वो चीज़ रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स होते हैं वहाँ पे यू नीड द परमिशन, वहाँ पे गवर्नर डिसाइड्स कि पार्लियामेंट के कोई जो लॉ, एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट will they apply to the 6th schedule areas or not, that is decided by the governor, ठीक है, और द प्रेसिडेंट इन सर्टेन केसेस। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पार्लियामेंट के लॉज बाकी सब रेस्ट ऑफ द इंडिया में ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं, उन एरिया में दे नीड द परमिशन, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द स्टैटिक, ठीक है। The court held that the UT can be carved out of a state. According to Article 3, the word state as used in Article 3 includes a union territory. इस पे question can be asked and UPSC can frame the word state in Article 3 does not refers to union territory but it does refer, ठीक है। तो Article 1, 2 and Article 3 becomes important. Article 3 provides that Parliament may by law form new states and alter of areas, boundaries or names of the existing state, ठीक है। What is the way? So first provision to the article states that bill for the above law shall be introduced in either house of the parliament on the recommendation of the president. If the bill affects the area, boundaries or name of any state, the president must refer the bill to the state legislature, ठीक है। But the president is not bound by the views of the state legislature.
तो बेसिकली से व्हाट इज द वे इज कि the bill shall be introduced in the House of the Parliament on the recommendation of the President. President will ask the state legislature. State legislature may say yes, it may say no. That is not bounded. President is not bound by the views. तो अगर प्रेसिडेंट सेंड्स किसी स्टेट को कहता है वी आर गोइंग टू कन्वर्ट यू इनटू यूनियन टेरिटरी, या वी आर गोइंग टू मेक टू पार्ट्स ऑफ योर स्टेट, या वी आर गोइंग टू मर्ज योर स्टेट विथ अनदर स्टेट, तो इट विल आस्क द स्टेट्स. ठीक है. The states may say yes, the states may say no, president will still continue with what he wants. तो this is not binding, ये याद रखना ज़रूरी है. This is not binding. ठीक है. नेक्स्ट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023. ठीक है. इसमें बैकग्राउंड इशू क्या था? तो इसमें बैकग्राउंड इशू ये है कि देयर वाज अ पावर टसल गोइंग ऑन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द दिल्ली. ठीक है. The most important, मतलब जो most crucial area of tussle was regarding the posting and promotion of officers. So basically Supreme Court में when this case went, the Supreme Court said कि the chief minister is the elected executive. ठीक है. जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, he is not elected by the people of Delhi, he has been selected by the central government. तो जो elected executive है that is the real government. तो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव जहाँ भी प्रमोशन का, जहाँ भी किसी भी ऑफिसर को पोस्टिंग और प्रमोशन करना चाहेगा, दैट इज़ द ओनली करेक्ट वे, बिकॉज दैट इज़ हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स. पार्लियामेंट केम आउट विथ अ लॉ कि द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लिखा रहेगा दैट वुड मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. सो पार्लियामेंट सेड कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सुपीरियर देन द चीफ मिनिस्टर. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो, चीफ मिनिस्टर इज सुपीरियर देन द लेफ्टिनेंट गवर्नर. दिस लेड टू अ इशू. So the parliament came out with a new authority. It is known as the National Capital Civil Services Authority. ठीक है. So this was the authority that was formed by this which law? This law. इसका काम क्या है? To make recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfer, posting, vigilance and other incidental matters. तो इस कमेटी में कौन कौन बैठेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज मेंबर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज अ मेंबर. ठीक है. इस पूरे में इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो दोनों ऑफिसर्स हैं, ये दोनों ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे जो सीएम है, सीएम विल बी इन अ माइनॉरिटी बिकॉज ये जो ऑफिसर्स हैं दीज टू आर सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. Matters will be decided by the majority of votes of the member present and voting, and the central government will appoint both the principal secretary and the chief secretary. So basically यहाँ पे भी the center will dominate the states. ठीक है. Powers of the LG क्या? Matters where the LG may act solely on his discretion. Anything which is outside the competence of the Delhi Legislative Assembly. For example, law and order, land and police. These things are not under the Delhi Legislative Assembly. These are under the centers. तो यहाँ पे गवर्नर कैन एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. ठीक है. और एनीवेयर वेयर ही हैज हिज ओन डिस्क्रिप्शन, वहाँ तो ही कैन एक्ट. ठीक है. तो ये जो एनसीसी ऐसे है, देखो यहाँ पे देयर विल बी टू ऑफिसर्स हु विल बी सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे विल मेक रिकमेंडेशंस. दीज रिकमेंडेशंस आर अगेन नॉट बाइंडिंग ऑन द एलजी. तो यूपीएससी कैन आस्क द रिकमेंडेशन ऑफ द एनसीसी आर बाइंडिंग ऑन द एलजी. बिल्कुल नहीं है. ठीक है. एलजीज डिसीजन विल बी फाइनल. ठीक है. उसके बाद इसमें नथिंग मोर इज मच इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 239 इज रिलेटेड टू दी यूटीज. Article 239AA was made specially for Delhi. 239BB Puducherry. These are the only two UTs with legislature. UTs are directly governed by the president or an administrator appointed on his behalf. ठीक है. 69th Constitutional Amendment Act 1991 on the recommendation of S. Balakrishna Committee. It introduced Article 239AA and made made Delhi a UT with legislature. ठीक है. यहाँ तक समझ गए. ये इंपॉर्टेंट है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 239AA. It is not much important. Preventive detention. Now what is preventive detention? There are two type of detention, preventive detention and punitive detention. Punitive detention मतलब कुछ गलत किया है तो पकड़े जा रहे हो. प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कुछ गलत करने वाले हो तो पहले ही पकड़ लिया गया. ठीक है.
whenever you are detained, lot of your fundamental rights are gone, जैसे right to freedom of movement, right to freedom of speech and expression, right to life and personal liberty, right to equality, ये सारी चीज़ें आपकी चली जाती है. सो डिटेंशन इज़ अ वेरी सीरियस इशू. ठीक है. प्यूनिटिव डिटेंशन में कुछ गलत किए हो तो पकड़े जाओगे, प्रिवेंटिव में पहले ही पकड़े जाते हो. तो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन इज समथिंग विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. अगेन यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं वो ये हैं. पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. बोथ पार्लियामेंट एंड वेल एज स्टेट concurrently make a law for reasons connected with the security of the state. ठीक है. Constitutional provisions related to preventive detention. तो आर्टिकल 22(1) says no person can be detained in custody without being informed of the grounds of arrest. तो आप अरेस्ट क्यों हुए आपको बताना पड़ेगा. आप अरेस्ट हुए उसके 24 घंटे में आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट विल से कि शुड यू बी फर्दर डिटेन्ड और नॉट. और आर्टिकल 22(3) सेज कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में दोनों चीज़ें नहीं लगेगी. तो बेसिकली आर्टिकल 22(3) इज एन एक्सेप्शन टू योर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट. ठीक है. एंड उसके बाद आर्टिकल 22(4) स्टेट्स कि हाउ अगर एक्सटेंड करना है तो हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है. देवर A.K. गोपालन केस वॉज द स्टेट ऑफ मद्रास. तो बेसिकली दिस वॉज द फर्स्ट केस जो विच वी स्टडीड देयर in our basic structure doctrine कि this was challenged by A.K. Gopalan who was a communist leader. ठीक है. Again another was शिवन लाल केस एंड शंभूनाथ सरकार. These are more important in mains. जब मेंस करेंगे तो मुझे डिटेल में देख रहे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पर्सनैलिटी राइट्स. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जस्ट रिमेंबर कि पर्सनैलिटी राइट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. राइट टू प्रिवेसी. एक बात याद रखना, अगर कुछ भी राइट पूछ रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है कि वो किस आर्टिकल के अंडर कवर होगा, अगर लगे कि क्वेश्चन वो करना ही करना है, ऑलवेज गो फॉर आर्टिकल 21. क्योंकि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. पर्सनल लिबर्टी तो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है. तो कुछ भी अगर ऐसा लग रहा हो कि कभी डाउट हो रहा हो तो गो फॉर आर्टिकल 21. ठीक है. इसके अलावा पर्सनैलिटी राइट्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बस आर्टिकल 21 में देट इज़ रिटन. ठीक है. हेट स्पीच. नाउ हेट स्पीच क्या है. हेट स्पीच इज एनी स्पीच विच सीक्स टू इंसाइट हेट्रेड. ठीक है. बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन इंडिविजुअल. हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया. ठीक है. तो ये याद रखना कि अगर कहीं आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस हेट स्पीच, तो बिल्कुल नहीं. ठीक है. हेट स्पीच इज नॉट जस्ट ओनली स्पीच बट अगेन इमेजेस, कार्टून्स, मीम्स, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी. ठीक है. हेट स्पीचेस कैन बी curtailed अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 19 में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड सब कुछ है. आर्टिकल 19(2) में उसके एक्सेप्शंस है. उसके एक्सेप्शंस के अंडर पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अंडर हेट स्पीच योर स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है. भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजंस दिए गए हैं. सेक्शन 96(1) पेनलाइजेस प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज. ठीक है. सेक्शन 299 आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स. सेक्शन 353 and 1 पेनलाइजेस द पब्लिकेशन और सर्कुलेशन एनी स्टेटमेंट कॉजिंग पब्लिक मिस्चीफ एंड एनमिटी. ठीक है. RPA 1951. RPA 1951 क्यों यूज होता है. दिस इज बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एज रिलेटेड टू इलेक्शंस. तो यहाँ पे सेक्शन 123(3) है, सेक्शन 125 एंड सेक्शन 8. ठीक है. ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में नहीं करना है. RPA बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो RPA में देखना है हमें, इसके अलावा नहीं. ठीक है. रेस्ट काफ़ी सारी ये जजमेंट्स है. यू कैन सी द जजमेंट्स. बस नाम याद रख लो, प्रीलिम्स में दे विल नेवर आस्क. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज अगेन अ टॉपिक जिसपे अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है. क्योंकि केसेस आर पेंडिंग तो UPSC विल नेवर आस्क. जस्ट लेट अस जस्ट डू दैट इन अ वेरी सिंपल टोन.
तो एक्ट डिक्लेयर्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप shall continue to be the same as it was on August 15, 1947. Basically, this is saying कि अगर एक प्लेस है, सपोज एक टेम्पल है, एक मंदिर है या मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, अगस्त 15, 1947 को उसका जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था वो वैसा ही रहेगा, डैट विल नॉट चेंज। मतलब कि अगर कहीं मंदिर है तो आप उसे चेंज करके मस्जिद नहीं बना सकते, कहीं गुरुद्वारा है आप उसे चेंज करके चर्च नहीं बना सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। इट इम्पोजेज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मतलब स्टेट का ये काम है कि इंश्योर करे कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप वो चेंज नहीं हो रही है, बट इसमें सर्टेन एग्जेप्शंस थे। अयोध्या वाज एन एक्सेप्शन। दिस ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ 1958। अगर कोई डिस्प्यूट है जो सेटल हो चुका है या एनी कन्वर्शन ऑफ एनी प्लेस इफेक्टेड बिफोर सच कमिटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज द एसेंस कि 15 अगस्त 1947 को एनी प्लेस जिसका जो रोल था वो वही रहेगा, ठीक है, डेट विल नॉट चेंज। जो रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, डेट कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। एनीवेज दिस टॉपिक इज नॉट गोइंग टू कम एज सच, ठीक है। 8th शेड्यूल में दिस इज इंपॉर्टेंट, ओडिशा कैबिनेट हैज प्रोपोज्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। तो आपको ये पूछा जा सकता है कुई लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, इन विच स्टेट इज इट स्पोकन, ठीक है। शेड्यूल 8 इट एनलिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, कंसिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस करेंटली। ओरिजिनली 14 थे, बाद में वो एक्सपैंड हुए हैं, ठीक है। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 अंडर आर्टिकल 31B। Central and state laws included in the 9th schedule cannot be challenged in courts for violation of fundamental rights, ठीक है। तो बेसिकली जो लैंड एक्विजिशन के लॉज थे उन्होंने यहाँ डाल दिया जाता था और वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते थे। तो इससे क्या हो रहा था, आपके फंडामेंटल राइट्स चेंज हो रहे थे। तो जब ये कोर्ट केस गया तो जुडिशरी सेड दैट पार्लियामेंट कैन कर्टेल योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, विच वॉज द शंकरी प्रसाद जजमेंट। हाउएवर इन IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, Supreme Court ruled that any law added to 9th schedule after April 24, 1973 violating fundamental rights can be challenged if it undermines the basic structure as outlined in Article 21 along with Article 14 and 19. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती जजमेंट है, उसका डेट था आर्टिकल 24 1973। तो ये डेट याद रखना है। अब ना आर्टिकल 24 1973 को द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन। क्योंकि उसके पहले तक दिस डॉक्ट्रिन वाज नॉट गिवन, तो इसके पहले अगर आपने कुछ भी राइट, कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट किया है तो इट्स ओके, क्योंकि उस दिन से बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको पता चल चुका था। तो अब आप उसे अगर और वायलेट करोगे तो वो गलत है, समझ में आया। तो उससे ज़्यादा आप वायलेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए दिस इज़ द कट ऑफ डेट। तो इसके बाद आप कुछ भी डालोगे 9th शेड्यूल में तो डैट वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटिनी, ठीक है। ये जो 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, दिस इज नोन एज द गोल्डन ट्रिनिटी। ये जो 3 आर्टिकल्स है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट has said that all accused have a right to silence, ठीक है। राइट टू साइलेंस इमेनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ा है और अगर आपको फोर्स करवा के अपने ही अगेंस्ट कुछ बयान देने को कहा है, दैट विल नॉट बी वैलिड इन अ कोर्ट बिकॉज दिस इज वायलेटिव ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दिस इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल अंडर फेमा एंड कस्टम्स एक्ट। तो बेसिकली इसमें बस इतना याद रखना, यू हैव अ राइट टू साइलेंस, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 23, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपने पॉलिटी के इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया है। वी आर गोइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट सो डैट यू कैन हैव इवन इफेक्टिव रिविजन। जितने पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड उतने पॉइंट्स को समझो, जो कंसेप्ट्स आई हैव टोल्ड अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स। इन्हीं कंसेप्ट्स प्ले करके यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चंस। आई विल कम आउट विथ अनदर वीडियो कवरिंग नेक्स्ट ऑफ द topics in this PT 365 polity. Thank you for watching this video. If you like the content, do subscribe and hit the like button.
थैंक यू।